स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर्स। सो आज हम मिले हैं काफी दिनों के बाद। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में एंटी कैंसर ड्रग, जिसको हम या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। सो डी फार्म के फार्माकोलॉजी के सिलेबस में है ये लास्ट कीमोथेरेपी का लास्ट टॉपिक है। वैसे मैंने कैंसर क्या है एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में एंड आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट से एक टिपिकल टर्म में कैंसर क्या है, कॉजेस क्या है, सेल किस तरीके से नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होती है, कितने टाइप के हैं एंड क्लासिफिकेशन क्या है एंड कैंसर की टॉक्सिसिटी क्या है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैकेनिज्म हर एक क्लास का मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी, बट स्टिल अगर आप हर एक क्लास का मैकेनिज्म चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि डी फार्म में मैकेनिज्म नहीं पूछा है हर एक क्लास का, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन और टॉक्सिसिटी पूछा है। बट अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं एंड आपको क्लास मैकेनिज्म चाहिए एंड उसका पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं उसका क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म अपलोड कर दूंगी। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कैंसर क्या है। एंटी कैंसर ड्रग समझने से पहले भाई मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी एंटी ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो डिजीज क्या है। सो एंटी कैंसर पढ़ने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ कैंसर। सो व्हाट इज अ कैंसर, कैंसर एक क्या है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जैसे कि हमारी सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं, ग्रो होती हैं, वैसा ही एक प्रोसेस है, लेकिन एक एबनॉर्मल वे में। यानी कि कैंसर इज नथिंग, इट इज द एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड proliferation ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड द कैंसर। So cancer is a condition, it is a condition in which cells multiply abnormally or uncontrolled division of cell is called cancer। यानी कि सेल्स का एक एबनॉर्मल वे में मल्टीप्लिकेशन होना या एक एबनॉर्मल वे में उनका सेल मल्टीप्लाई होना, दैट इज अ कंडीशन ऑफ कैंसर। अब अनमल्टीप्लाई, अब एबनॉर्मल क्यों बोल रहे हैं या अनकंट्रोल्ड क्यों बोल रहे हैं, हमें पता है कि हमारी सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं एक नॉर्मल सेल साइकिल के थ्रू। जब ये एक सेल साइकिल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, या आप मान लीजिए कि भाई आपके घर में कैपेसिटी है 5 लोगों के लिए एंड आपके घर में अचानक से 1000 लोग आ जाए, तो इससे क्या होगा, एक मिसमैनेजमेंट होने लगेगा या डेफिशिएट होने लगेगी चीजों की, क्योंकि आपका मैनेजमेंट 5 लोगों के अकॉर्डिंग है। सेम वैसे ही कि हमारी बॉडी का जो एक सेल साइकिल है या सेल मल्टीप्लिकेशन है, उस मल्टीप्लिकेशन से बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा एबनॉर्मल वे में सेल मल्टीप्लाई हो रही है एंड सेल जितनी ज्यादा मल्टीप्लाई होंगी उनकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी एंड बॉडी उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी, राइट ना। तो ये इसी कंडीशन को हमने बोला है कैंसर। यानी कि कैंसर इट इज नथिंग, इट इज अ कंडीशन इन विच द सेल्स अंडरगो अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है ना, अनकंट्रोल मल्टीपल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड द कैंसर। ओके, अब ये कैंसर होता क्यों है, हाँ मतलब क्या क्या कॉजेज हैं। तो कॉजेज देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक कॉज आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है कि हाँ यही कॉज है। मल्टीपल कॉजेज हैं जिसके थ्रू जो कैंसर है वो ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि टोबैको बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कॉजेज करता है कैंसर के लिए। अल्कोहल से लीवर कैंसर हो जाता है। तो पॉल्यूशन है या डस्ट पार्टिकल, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच कैन ट्रिगर द कैंसरस जीन व्हिच कैन कॉज टू द कैंसर, ठीक है। बट हम डिस्कस करेंगे कि वो होता कैसे है, क्यों होता है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बट होता कैसे है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है, राइट ना। सो हमें इसके लिए सबसे पहले समझना होगा सेल डिवीजन, राइट ना, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में आपने देखा होगा 3 फेजेस, यानी कि सेल डिवीजन वो डिवीजन जिसके थ्रू एक सेल 2 सेल में मल्टीप्लाई होती है। इसी प्रोसेस को हमने बोला क्या, सेल डिवीजन, इन विच द 1 सेल divided
into 2 cell is called सेल डिवीजन, ठीक है ना। अब ये सेल डिवीजन में यानी कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, 3 बेसिक फेजेस के थ्रू होके गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं हाउ द कैंसर अकर, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि वाई अकर, ठीक है ना। वाई के बहुत सारे कॉजेज हैं, मैंने आपको बताया पॉल्यूशन है, अल्कोहल है, टोबैको है या स्मोक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें ट्रिगर कैसे करती हैं एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो एक नॉर्मल सेल का जो डिवीजन होता है सेल साइकिल में, वो 3 फेजेस से होकर के गुजरता है, या जिसको हम बोलते हैं 4 फेजेस। पहला होता है हमारा G1 फेज, दूसरा होता है हमारा S फेज, तीसरा होता है हमारा G2 फेज, एंड इसके बाद आता है हमारा M फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। मतलब क्या कि ये एक सेल है, मान लीजिए एक साइकिल है, ठीक है ना। इस साइकिल को अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले जो फेज आता है इसको हम बोलते हैं G1 फेज, ठीक है ना। दूसरा होता है S फेज एंड तीसरा होता है G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि जो सेल है वो न्यूली मल्टीप्लाई होकर के आती है, एंड इसमें कई सारे आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स बनते हैं, या आप बोल सकते हैं कि कई सारी चीजों न्यू चीजों का सिंथेसिस होता है, राइट। इसमें क्या होता है सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट यानी कि जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या आप बोल सकते हैं कि राइबोसोम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सब की सिंथेसिस मतलब बनना, इन सब का फॉर्मेशन होता है इस G1 फेज में। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक सेल जो है किस फेज से डिवाइड होती है, इस पार्ट का हमारे कैंसर से एक कोरिलेशन है जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। सो G1 फेज में क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, प्रोटीन्स हैं, आरएनए, इन सब का फॉर्मेशन होता है। इस G1 फेज के बाद सेल एंटर करती है S फेज, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें होता है डीएनए सिंथेसिस। क्या होता है डीएनए, यानी कि डीएनए आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो इस फेज में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ओके, नाउ थर्ड वन इज द G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं अब सारे ये बन चुके होते हैं S फेज तक। नाउ दीज कंपोनेंट्स आर नाउ फर्दर रेडी फॉर द फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, यानी कि इस फेज में जो सेल है अपने आप को मल्टीप्लिकेशन के लिए रेडी करती है, ठीक है ना। तो इस सिंथेसिस फॉर माइटोसिस, यानी कि अब यहां से सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी हो गई है। एंड जैसे ही G2 फेज खत्म होता है, ये बहुत शार्प सा या छोटा सा एक सेक्शन होता है, या आप डार्क सा जो देख रहे हैं, इस फेज को हम बोलते हैं माइटोसिस। यही फेज होता है जो सबसे कम टाइम लेता है, एंड यही फेज होता है जिसमें सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। इन तीनों पार्ट में जो सबसे ज्यादा टाइम यानी कि 97% जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती है, 3% ऑफ टाइम में ही वो सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाती है एक सेल से 2 सेल में, ठीक है ना। सो माइटोसिस इज द फेज इन विच द व्हेन सेल इज डिवाइडेड इनटू द अनदर सेल, या 2 टाइप ऑफ इन टू सेल्स। अब इस माइटोसिस के बाद एक और फेज होता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कैंसर के लिए, मैं आपको समझा रही हूँ। इस G0 फेज को हम बोलते हैं क्यूसेंट फेज, ठीक है ना, या रेस्टिंग फेज। कभी कभी क्या होता है कि कोई सेल्स इस माइटोसिस के बाद, ठीक है ना, वो सेल हमेशा के लिए G0 फेज में एंटर कर जाती है, क्यूसेंट फेज जिसको हम बोलते हैं। यानी कि अब उस फेज में उस सेल में ना तो कोई माइटोसिस होगा, ना तो उसमें कोई भी G1 फेज होगा, ना G2 फेज होगा। तो ये जो G0 फेज में जो सेल्स जाती हैं, इनमें ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है कैंसर के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि अगर सेल G0 फेज में एंटर कर गई है क्यूसेंट फेज में, तो समटाइम्स चांसेस है, ये ऑलवेज नहीं, चांसेस है कि वो सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। दैट इज व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द कैंसर। यानी कि सेल अगर G0 फेज में बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर रहेगी तो हो सकता है उसमें कोई भी एक्टिविटी ना होने की वजह से वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए। इज इट क्लियर? सो इसीलिए बोला जाता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज,
फिर सेल माइटोसिस फेज में जाती है, माइटोसिस के बाद फिर से सेल, जो 2 सेल बनी वो फिर से एक सेल से 2 सेल बनी ना भाई, ये सेल बनी, ये सेल बनी, तो अब फिर से इनमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज होगा, और ये जो सेल बनी इसमें भी G1 फेज, S फेज और G2 फेज होगा, और माइटोटिक भी होगा, ताकि फर्दर ये सेल जो है भाई 2 सेल में डिवाइड हो सके। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है कि कैंसर में क्या होगा कि वही जो सेल है वो G0 फेज में एंटर कर जाएगी, क्यूसेंट फेज में चली जाएगी, एंड उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना होने की वजह से चांसेस है कि वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये तो था पहला बात। ओके, अब बात है कि ठीक है, जब अगर वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रही है, बट कैसे, क्यों G0 फेज में तो एंटर कर गई, बट और क्या कॉजेज हैं जो एक नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर दे रहे हैं कैंसरस सेल्स में। ओके, आगे समझते हैं। तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह ट्रिगर करते हैं एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट होने के लिए। पहला होता है हमारा प्रोटोऑन्कोजेन, प्रोटोऑन्कोजेन। ओके, दूसरा होता है हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंड तीसरा होता है हमारा डीएनए रिपेयर जीन। ठीक है ना, क्या है भाई, ये तीनों फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है ना, यानी एक नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए ये 3 फैक्टर जो है वो नॉर्मल सेल में चेंज हो रहे हैं। अब इन 3 फैक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जो ट्रिगर कर रहे हैं इन फैक्टर्स को चेंज होने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोटोऑन्कोजेन, प्रोटोऑन्कोजेन ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि सेल के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी सेल को ये सिग्नल देता है कि भाई तुमको अब डिवाइड होना है। ठीक है ना, सो किसी भी सेल की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए प्रोटोऑन्कोजेन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ये जो प्रोटोऑन्कोजेन है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो प्रोटोऑन्कोजेन ये क्या होगा, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली। ओके, अब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर क्या करेगा, इस प्रोटोऑन्कोजेन को अगर ऑन्कोजेन में कन्वर्ट कर दे, ऑन्कोजेन, ठीक है ना, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी, चाहे वो सनरेज हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी केमिकल पार्टिकल हो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी ऐसा फैक्टर हो जैसे टोबैको है, अल्कोहल, कोई भी फैक्टर जो है वो यहाँ पे इस प्रोटोऑन्कोजेन को ऑन्कोजेन में कन्वर्ट अगर कर देगा, तो फिर यहाँ से जो सेल है, सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली, राइट। यहाँ पे इस वजह से जो सेल है वो अब एबनॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगी। एंड कैंसर मैंने क्या बताया कि एक एबनॉर्मल डिवीजन है सेल का, तो वो जो एबनॉर्मल डिवीजन है वो किसकी वजह से होता है कि प्रोटोऑन्कोजेन जो सेल के ही अंदर है वो ऑन्कोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इसको ऑन्कोजेन में कौन कन्वर्ट करेगा, कुछ फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर जो कॉजेज हैं कैंसर को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, सो सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन का मतलब क्या है, एक ऐसा जीन जो कि ट्यूमर को सप्रेस करने में इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए ये अगर ट्यूमर है तो इस ट्यूमर को सप्रेस करेगा, यानी कि सेल्स में ट्यूमर नहीं होने देगा, ये ऐसा जीन है। ठीक है ना, एंड इसके अलावा इस जीन की एक और खासियत है कि ये सेल्स को एक सिग्नल देता है कि इनको कितना मल्टीप्लाई होना है, कितना डिवाइड होना है, एंड कितने टाइम के बाद उन सेल्स को डेड हो जाना है। यानी कि एक तरह से आप ये बोल सकते हैं ये जीन रेस्पॉन्सिबल है कि कितना टाइम के बाद सेल्स को मल्टीप्लाई होने के बाद सेल्स को डेड हो जाना है, यानी कि सेल को एपोप्टोसिस में चले जाना है, यानी कि सेल जो है वो डेड हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है वो गवर्न होगी, तभी ना कि एक सेल जनरेट होगी, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर वो डेड होगी। तो ये एक साइकिल जो है एक नॉर्मल फेज में चलती रहे, उसके लिए ये जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये जीन क्या करेगा, गवर्न द सेल साइकिल, ओके, एंड give
सिग्नल टू सेल फॉर सेल एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब है कि सेल खुद ही अपने आप में डेड हो जाती है, खुद को एनगल्फ कर लेती है, ताकि फिर से न्यू फ्रेश सेल्स जो है वो इस तरीके से बन सके, या अगर इंजर्ड हो गई तो सेल खुद को डैमेज कर ले। सो ये जो जीन है कि भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा फैक्टर है जो इस जीन के जो सप्रेशन की एक्टिविटी, सप्रेसर की जो एक्टिविटी है, इसको ही अगर कम कर दे, यानी कि जो ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है जो जीन, उस जीन को ही अगर कोई फैक्टर सप्रेस कर दे तो ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सेल के अंदर जो फैक्टर हैं जिनसे ट्यूमर नहीं होता है, उन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर दे रहे हैं, एंड वो फैक्टर्स कन्वर्ट हो जा रहे हैं ट्यूमर को इंड्यूस करने में, राइट ना। तो अगर कोई फैक्टर जैसे कि मान लीजिए कोई स्मोक है, या आर्सेनिक है, या लेड है, या मर्क्यूरी है, ये ऐसे सब्सटेंस जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर इंड्यूस करते हैं, तो अगर ऐसे सब्सटेंस हैं एंड उन सब्सटेंस ने इस जीन को ही सप्रेस कर दिया, तो जो सेल है उसके डिवीजन, एबनॉर्मल डिवीजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड आता है हमारा डीएनए रिपेयर जीन। डीएनए रिपेयर जीन, डीएनए रिपेयर जीन क्या है कि मान लीजिए कोई सेल है और उसका जो डीएनए है वो इंजर्ड हो चुका है, या फिर आप बोल सकते हैं कि न्यूली रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे जो जीन होगा कि जो न्यू आरएनए बन रहे हैं, जो न्यू डीएनए हो रहे हैं, अगर उनमें कुछ आप बोल सकते हैं कि इंजर्ड हो गए हैं, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई फैक्टर है जो इसको ट्रिगर कर दे तो बहुत ज्यादा मात्रा में डीएनए का फॉर्मेशन होने लगेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन होने लगेगा तो सेल्स बहुत ज्यादा बनेंगी, तो यही तो रीजन है कि कैंसर होने का, यानी कि कैंसर में क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स में क्या चाहिए, डीएनए आरएनए, जितना ज्यादा हो सके वो मल्टीप्लाई करती हैं। तो फैक्टर्स जो हैं ये इन तीन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर इन तीनों इंटरनल फैक्टर्स को जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, एंड देन फिर जब ये फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो जो सेल आपकी नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जो होता है वो कैंसर होता है। तो पहला मैंने बताया कि प्रोटोऑन्कोजेन, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंड तीसरा डीएनए रिपेयर जीन। ये फैक्टर्स जो है वो एक नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो ट्यूमर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं नॉन कैंसरस, दूसरा होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं कैंसरस। अब देखिए जो सेल्स हैं, कभी कभी ज्यादा आपने सुना होगा कि वहां पे गांठ हो गई है या कुछ ऐसी सेल्स हैं वहां पे, तो जरूरी नहीं कि अगर वहां पे एक्स्ट्रा कुछ सेल्स हैं तो वो कैंसरस सेल्स ही होंगे। किसी ऑर्गन में अगर एक्स्ट्रा सेल्स हैं या वहां पे ग्रो हो रहा है, अगर एबनॉर्मल नहीं है, वहां पे ग्रो है, एक्स्ट्रा सेल्स हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं कि वो कैंसरस सेल्स ही हैं। तो जो ट्यूमर है वो दो टाइप का भी हो सकता है। ट्यूमर का मतलब क्या है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एक जगह पे है वहां पे प्रेजेंट, एंड उनका कोई ज्यादा वहां पे एक्चुअली में रोल है नहीं। सो दो टाइप के हैं, बिनाइन है, मैलिग्नेंट। पहला है नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस जो होता है ये स्प्रेड नहीं होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर पे इस टाइप की सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा तो है बट कैंसरस नहीं है, एंड वो सेल्स जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे ट्रांसफर नहीं हो रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है। सो इस टाइप के ट्यूमर को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। नेक्स्ट आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि कैंसरस होता है। अब ये सेल्स जो है एबनॉर्मली ग्रो भी कर रही हैं, मल्टीप्लाई भी कर रही हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे ग्रो हो रही हैं। साथ ही साथ एक और फिनोमेना इन सेल्स में होता है, ये करती है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस का मतलब क्या है कि ये सेल्स एक जगह से मल्टीप्लाई होते हैं एंड ट्रांसफर होती हैं अनदर टिश्यूज में एंड ऑर्गन में, एंड वहां पे भी सेल्स जो है वो कैंसर को स्प्रेड करती हैं। तो इसी को बोलते हैं मेटास्टैसिस, एंड ये इसी को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि स्प्रेड होता है कि एक ऑर्गन में है, एक ऑर्गन से फिर ट्रांसफर हो रहा है दूसरे। जैसे कि मान लीजिए माउथ कैंसर है, तो माउथ कैंसर एक जगह ओरिजिनेट होते 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 पूरे माउथ को या फिर उसका नेक के थ्रोट को रीजन को कवर करने लगता है। सो इसी को बोलते हैं मेटास्टैसिस, जिसमें कि जो सेल्स हैं एक टिश्यू से
ओरिजिनेट होती है एंड वो स्प्रेड होना आसपास के ऑर्गन में शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो दो टाइप के कैंसर्स हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। ये अभी तक हमने पढ़ा कैंसर क्या है, क्या किस तरीके से वो ओरिजिनेट होता है, यानी कि जो सेल साइकिल है वो कितने फेज में होती है, एंड देन उसमें से कौन सी सेल्स जो है वो कैंसर में एंटर करती हैं, कैंसर में एंटर करने के बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर, जो एक नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल सेल या कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तीन फैक्टर है मैंने आपको बताया। कितने टाइप के कैंसर होते हैं, दो टाइप के, जिसमें कि मैंने आपको बिनाइन एंड मैलिग्नेंट बताया। बिनाइन कैसा होता है, नॉन कैंसरस होता है। मैलिग्नेंट होता है वो कैंसरस होता है। बिनाइन स्प्रेड नहीं होता है, मैलिग्नेंट स्प्रेड होता है। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कैंसर को ट्रीट करती हैं। अब यहाँ पे एक और फिनोमिना है। थ्योरी क्या कहती है, साइंस अभी तक हमारा जो मेडिकल साइंस है वो कैंसर के स्टेजेस होंगे, आपने सुना होगा क्या, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है ना, 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस का मतलब क्या है, कि स्टेज का मतलब है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो किस फेज में, यानी कि उनका जो एक्टिविटी है वो कितना, यानी कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, जैसे स्टार्टअप है, या उनको ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फेज 1 का मतलब क्या है, कि कैंसर बनना शुरू हुआ है एंड बाय चांस वो डिटेक्ट हो चुका है। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी ऐसी डिजीज है भाई स्टार्टिंग में ही अगर पता चल जाती है तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो जो हमारी मेडिसिन है ना वो फेज 1 एंड फेज 2, हार्डली फेज 2 तक के लिए है। अगर कोई कैंसर या कोई भी ट्यूमर अगर फेज 3 एंड फेज 4 में अगर एंटर कर जाता है तो उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है वो वैलिड नहीं होता है, जो हमारी ड्रग्स हैं वो वैलिड नहीं होती हैं या फिर ट्रीट नहीं, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या है, एक फिनोमेना सिंपल समझिए, कैंसर का मतलब है कि बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्स बनने लगी हैं एंड उनका जो डिमांड है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा है, कि ग्लूकोज का कंजप्शन बहुत ज्यादा करेंगी, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करेंगी। मान लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा अगर सेल्स है तो उनके लिए यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, तो उतनी नीड्स हमारी बॉडी फुलफिल नहीं कर पाती है, ठीक है ना, एंड एट लास्ट में सेल्स डाई हो जाती हैं। तो वही फिनोमेना है कि कुछ स्टेज, यानी कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जब कैंसर डिटेक्ट हुआ है उसी स्टेज में जो हमारी मेडिसिन हैं या हमारी जो ड्रग्स हैं वो एप्लीकेबल हैं, या आप बोल सकते हैं कि इफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर कैंसर जैसे जैसे बहुत ज्यादा सीवियर होता जाता है तो उस कंडीशन में ड्रग्स काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। सो नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है एंटी कैंसर ड्रग का वो काफ़ी लॉन्ग है, सो इसलिए मैं इसको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। एंड ये जो नोट्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कैंसर क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती हैं, कैंसर कितने टाइप का होता है जो कि अभी मैंने आपको समझाया, बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये सारा मैंने इसमें मेंशन किया है विद नोट्स। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, राइट ना। क्लासिफिकेशन, ये मैंने सेल साइकिल भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है, जो मैंने आपको समझाया कि सेल साइकिल किस तरीके से होती है एंड किस फेज में जो सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स में एंटर करती हैं, राइट, जिसको बोलते हैं G0 फेज। फिर आ जाइए हमारे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जो है एंटी कैंसर ड्रग्स का, इनको दो टाइप में बेसिकली, सबसे पहले इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द सेल्स, यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ये डायरेक्टली सेल्स पे इफेक्ट करेंगी। कौन सी सेल्स पे, जो कैंसरस सेल्स है ना उनको जाकर के किल करेंगी, इसीलिए इनको बोला जाता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। यानी कि ऐसी, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, टॉक्सिक का मतलब क्या है कि जो सेल में टॉक्सिसिटी करती हैं, एंड टॉक्सिसिटी करेंगी तो जो कैंसरस सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी। एक चीज खासियत यहाँ पे ये है कि जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं दे आर नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि भाई इनको नहीं पता है कि कैंसर की ही सेल्स को किल करना है, नॉर्मल सेल्स को किल नहीं करना है। तो इसलिए जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये कैंसरस सेल्स को अफेक्ट करने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती हैं, हेंस दे आर नॉन स्पेसिफिक। इसलिए एंटी कैंसर ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट भी मैक्सिमम होता है, इसलिए मैं आपको एडवर्स इफेक्ट भी बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि एंटी कैंसर ड्रग्स कितने एडवर्स इफेक्ट करती हैं, राइट ना।
ओके। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन डायरेक्टली ऑन द सेल्स, यानी कि ये ड्रग्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली जो कैंसर सेल्स हैं उनको अफेक्ट करना शुरू करेंगी। अब इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है दैट इज अ एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहला है हमारा, इसमें आती, ये सब क्लासेस हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथिलीन अमाइन, एल्काइल सल्फोनेट, ओके, एल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोयूरिया, ट्रायाजिन, ये जो है ये क्लासेस हैं कि इन क्लास के अंदर अब ये जो है ये ड्रग्स आती हैं, ये सारी हमारी क्या है, दीज आर द ड्रग्स। अब एल्काइलेटिंग एजेंट का मतलब समझिए, एल्काइलेटिंग एजेंट है, अगर मैं इसको थोड़ा केमिस्ट्री पर्पज से बताऊं, यानी कि जो डीएनए है, यानी कि प्यूरिन पिरिमिडीन बेसिस, देखिए बेसिकली कोई भी सेल एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल में डिवाइड होती है, ठीक है ना, तो कैंसर सेल भी वैसे ही डिवाइड होती है, यानी कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगी, फिर दो से फिर ये चार सेल, इस तरीके से वो डिवाइड होती है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट बेसिकली क्या करते हैं कि जब सेल डिवाइड होने का मतलब क्या है कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए क्या लगेगा, डीएनए लगेगा ना, तभी एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो सकती है। तो इसका जो डीएनए बेस है जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस, तो उनके कुछ सबस्ट्रेट, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को जाके उनका एल्काइलेशन कर देगी। तो जो प्यूरिन पिरिमिडीन बेस हमारे डीएनए में पाए जाते हैं उनमें जाकर के कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा देंगे कि वो जो प्यूरिन बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस हैं वो एक फॉल्स डीएनए में चेंज हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप उसमें ऐड कर देना जिसकी वजह से वो जो बेसिस हैं डीएनए हमारा, वो एक फॉल्स डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी भी हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट हैं ये इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं कि they act as a alkylating agent into the purine and pyrimidine bases of the DNA, जिसकी वजह से एक फॉल्स डीएनए बनेगा, एंड फॉल्स डीएनए अगर बनेगा तो सेल फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई डीएनए जब तक सही नहीं रहेगा तब तक सेल मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो एक फॉल्स डीएनए जब बन जाएगा तो सेल मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इसमें जो क्लास आती है हमारी दैट इज अ नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या है, इट इज अ क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है हमारी ये सब ड्रग्स, मीक्लोरइथामाइन, मीक्लोरइथेनामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ईफोफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसॉल, मेल्फिलान, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या आती है हमारी, इथिलीन अमाइन। इथिलीन अमाइन मतलब इसमें हमारी जो ड्रग आ रही है दैट इज अ थायोटेपेर, दिस इज द ड्रग, ये हमारी ड्रग्स हैं, एंड दिस इज द क्लास कि भाई ये उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर ये क्लास आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है हमारी एल्काइल सल्फोनेट, जिसकी ड्रग है हमारी, एक ही ड्रग है, इसमें आती है हमारी बूसल्फान, बूसल्फान क्या हमारी ड्रग है। फिर आती है नाइट्रोसोयूरिया, नाइट्रोसोयूरिया में कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन, ठीक है ना। फिर आती है ट्रायाजीन, ट्रायाजीन में हमारी ड्रग आती है दैट इज अ डाकार्बाजीन, ओके। Now come to the next, that is the anti-metabolites. What is the meaning of anti-metabolites? Anti-metabolites का मतलब है कि जो हमारे ऐसे प्यूरिन बेसिस हैं, पिरिमिडीन बेसिस हैं या फोलिक एसिड बेसिस हैं, तो उनको जा करके उनको सप्रेस कर देना बेसिकली, कि जो प्यूरिन बेसिस हैं उनका आप बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देना, या एक फॉल्स डीएनए जो आप समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से। तो एंटी मेटाबोलाइट में जो हमारी ड्रग्स आ रही हैं इसमें आ रही है हमारी मीथोट्रेक्सेट। एंटी मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या करती हैं कि जो हमारे प्यूरिन बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस हैं इनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, एंड इसलिए इनको बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, राइट ना। सो मीथोट्रेक्सेट आता है इसमें फोलेट एंटागोनिस्ट में। प्यूरिन एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट का मतलब, एंटागोनिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि प्यूरिन के जस्ट अपोजिट। तो इनके जैसे फॉल्स स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए इस ड्रग्स के, एंड वो इस प्यूरिन की जगह पे अपना इस प्यूरिन को रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से डीएनए मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सो इसमें जो ड्रग आ रही है दैट इज 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, फिर एजाथायोप्रिन एंड फ्लूड्राब्रिन, ठीक है ना। दिस इज आवर प्यूरिन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आ जाए पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, इसमें आती है हमारी ड्रग दैट इज अ 5-fluorouracil। जो हमारी एल्काइलेटिंग एजेंट क्लास है और एंटी मेटाबोलाइट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है, इसकी ड्रग्स आपको याद करना बहुत मैंडेटरी है।
अभी तक आपने देखा कि जो पहली क्लास थी हमारी, दैट इज अ ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन सेल्स, ठीक है ना, जिनको हमने बोला साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ओके, अब नेक्स्ट जो क्लास है, इसमें इतने सारे क्लासेस आ रहे थे, नेक्स्ट जो क्लास है ड्रग्स अल्टरिंग हार्मोनल इफेक्ट, यानी कि इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होगा, ये सेल्स पे नहीं, सीधा हार्मोन को इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कैंसर को सप्रेस किया जाए, राइट ना। इसमें हमारी जो सबसे पहली ड्रग आती है, दैट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि क्लास है, इसकी जो ड्रग है दैट इज अ प्रेडनिसोलोन। फिर आते हैं हमारे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में ड्रग आती है हमारी फॉस्फेस्ट्रॉल इथेनिल एस्ट्राडायोल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, क्लास है, इसमें ड्रग आती है हमारे तमॉक्सिफेन, टोरेमिफेन। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, फ्लोस्ट्रेंट। फिर आते हैं एरोमेटेज इनिबिटर, लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल एंड एक्सीमिटासिन। फिर एंटी एंड्रोजन, इसमें ड्रग आती है हमारी फ्लूटामाइड एंड बाइक्लूटामाइड। एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, इसमें ड्रग आती है हमारी दैट इज अ फिनास्ट्राइड एंड डूटास्ट्राइड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग 8th क्लास, दैट इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, इसमें ड्रग आती है हमारी नेफरेलिन एंड ट्रिप्टोटेरिलीन। एंड 9th क्लास दैट इज अ प्रोजेस्टीन्स, इसमें ड्रग आती है हमारी दैट इज अ हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ओके, सो दीज आर द ड्रग्स ऑफ द, एंड लास्ट वन द, हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इसमें हमारी जो ये ड्रग्स आती है, रितुक्सिमाब है एंड पेनातुमाब है, ये हमारी ड्रग्स आती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में। सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स, हमारा क्लासिफिकेशन है। ओके ना, नाउ कम टू द टॉक्सिसिटीज बाय द एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स में कौन कौन सी टॉक्सिसिटीज होती हैं एंड एडवर्स इफेक्ट क्या है वो समझते हैं, जो कि पूछा जाता है कभी कभी कि देखिए, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो टॉक्सिसिटीज, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कैंसर या कैंसर क्या है इतना ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर डिग्री है तो डिग्री में आपको हर एक क्लास को इंडिविजुअली पूछा जाएगा, लाइक एंटी मेटाबोलाइट्स कैसे काम, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनका एडवर्स इफेक्ट क्या है इंडिविजुअल ड्रग का। ये जो है ये डिप्लोमा के अकॉर्डिंग है, अगर आपको इंडिविजुअल क्लास पढ़ना है तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। ओके ना, नेक्स्ट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। ओके, सो पहली है जनरल टॉक्सिसिटी, जिसमें क्या आता है बोन मैरो सप्रेशन। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक जो टॉक्सिसिटीज हैं जो हर एंटी कैंसर ड्रग करती है उनको मेंशन किया है, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो क्या होती हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं ना, राइट, बॉडी में हमारी जितनी, लाइक फीमर है या ह्यूमरस है, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, इन लॉन्ग बोन्स के अंदर एक अंदर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर नहीं, अंदर खोखला स्ट्रक्चर होता है, एंड उसी खोखले स्ट्रक्चर में हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो उसी एरिया को जहाँ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं बोन मैरो। तो ये जो सेल्स होती हैं सीधा बोन मैरो को सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट या ब्लड सेल्स की काउंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया यानी कि डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट जिसको हम बोलते हैं वो होने लगेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड या फिर आरबीसी की काउंट बहुत ज़्यादा घट जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि प्लेटलेट्स की काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स जो है वो आरबीसी जो है उनका फॉर्मेशन या उनका जो सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। बोन मैरो सप्रेस होने की वजह से इन तीनों टाइप की सेल्स पे हमारे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस एंड ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई पर्सन एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है तो उनमें चांसेस है कि उसको एनीमिया हो सकता है, उसको ल्यूकोपीनिया हो सकता है, एंड उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, एंड जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस एंड ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ
नेक्स्ट इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन का मतलब, इम्यून का मतलब होता है हमारे इम्यूनिटी, सप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना। यानी कि कोई पर्सन अगर एंटी कैंसर ड्रग लेता है ना, तो उसकी जो लिम्फोसाइट सेल्स है, लिम्फोसाइट्स मतलब WBC सेल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। WBC सेल्स डिक्रीज हो जाएंगी तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सप्रेशन। तो और अगर अगर किसी पर्सन का इम्यूनो सप्रेशन अगर हो जाएगा तो वो पर्सन किसी भी इन्फेक्शन के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉन हो जाता है, यानी कि उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। सो इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, ओके ना। एंड सच पेशेंट्स, वही मैंने लिखा है कि सच पेशेंट्स आर प्रॉन टू अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्फेक्शन विथ फंगी। किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स, ओके। थर्ड वन इज द GIT। काफ़ी कॉमन फिनोमिना है कि अगर कोई पर्सन एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है तो उसका जो सेंट्रल जो CTZ है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कीमो ट्रिगर जोन, ये CTZ, ये वाला सेक्शन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये CTZ जो है जिसको कीमो ट्रिगर जोन बोलते हैं, यहाँ ये नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई पर्सन एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है तो उस पर्सन को ये CTZ, वो जो ड्रग्स हैं ये CTZ को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। उस कंडीशन में हम जैसे मान लीजिए सिस्प्लैटिन है, तो सिस्प्लैटिन ऐसी ड्रग है जो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग इंड्यूस करती है, तो उसके लिए उस कंडीशन में हम ये ड्रग देते हैं ऑन्डेंस्टेरॉन, ताकि वॉमिटिंग इंड्यूस ना हो। सो ये कॉमन इफेक्ट है एंटी कैंसर ड्रग्स का जो GIT पे होता है। नेक्स्ट आता है स्किन एंड हेयर। आपने देखा होगा कि कई सारे पेशेंट्स जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनके बॉडी के हेयर्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। एलोपेशिया जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेयर लॉस की कंडीशन को एलोपेशिया बोलते हैं। तो एलोपेशिया काफ़ी कॉमन फिनोमिना है एक एंटी कैंसर ट्रीटमेंट का, क्योंकि क्या होता है कि सेल्स, मैंने बोला कि नॉन स्पेसिफिक है, तो वो नॉर्मल जो ग्रोइंग सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंड जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स में हेयर फॉलिकल्स आते हैं जो स्किन में पाए जाते हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो न्यू हेयर्स नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए लॉस ऑफ हेयर होने लगता है एंड जो हेयर्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया, राइट ना। इसके अलावा स्किन के भी कई सारे रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। तो स्किन एंड हेयर लॉस होना एंटी कैंसर ड्रग्स का कॉमन फिनोमिना है। नेक्स्ट आता है फीटस। फीटस मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है एंड अगर वो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रही है, तो उन ड्रग्स का फीटस पे इफेक्ट भी ज़रूर आता है, एंड जिसकी वजह से टेराटोजेनिक इफेक्ट आएगा। टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है कि जो फीटस है वो एबनॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द सम टॉक्सिसिटीज अराइज ड्यू टू द एंटी कैंसर ड्रग, ओके ना। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कैंसर क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं या क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं, 3 इंटरनल कौन से फैक्टर्स जो कैंसर को इंड्यूस करते हैं। तीसरा फिर हमने पढ़ा कितने टाइप के हैं, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। फिर हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। इसके अलावा अगर आपको इससे और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या पढ़ना है, हर एक ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ना है, उसकी टॉक्सिसिटी पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, अपकमिंग एग्जाम्स।